हेलो एवरीवन, मैं समीर चौरे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, जो स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, मैं पहले कह चुका हूं कि भाई इस साल पीएचडी का एग्जाम होगा और वो आ चुका है और आपको बस एक महीने का समय मिला है तैयारी करने। तो देखो, पहले भी मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी कि भाई आप प्रिपेयर्ड रहें, सभी सब्जेक्ट्स आप अपने तैयार कर लें। ठीक है, फिर भी जिनका प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो पाया है और जो प्रिपरेशन करके बैठे हैं पर कुछ डाउट की स्थिति में है, तो देखो ये जो एक महीने क्लास चलेगी इसमें हम आपको बहुत इजी करके चीजें पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लूं फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखो, पीएनएसटी पीएनएसटी 2024 का सिलेबस सेम है। ठीक है, जो पहले पढ़ चुका है भाई वो, अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो ठीक है, आप मत देखो वीडियो, लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो सारे वीडियोस बहुत ध्यान से देखना, रिकॉर्डेड सेशंस ही हैं आपके लिए, लाइव अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, पीएनएसटी 2024 सिलेबस सेम है, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर करते चलेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे कमेंट्स में बताते चलना, हमको कैसे भी करके हम तक पहुंचना। जो चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, जो आपको लगेगा कि नहीं इसको हमको थोड़ा और बेहतर तरीके से जानना है, वो हमको पता होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ सॉल्यूशन निकल पाएगा उसका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा टेंस। ठीक, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो हमारा होने वाला है वो है टेंस। क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है ये समझ लो। देखो, टेंस जो है ना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताता है हमको। टेंस समझ में आएगा तो हम वही समझ पाएंगे ठीक से, और नरेशन भी हमारा ठीक से सॉल्व हो पाएगा। तो इस पे तीन चैप्टर डिपेंड करते हैं। थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इसका काम हो जाता है ना, उसमें भी एक दो चीजें लगती है इसकी, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। तो टेंस जो होता है बेसिकली हमको दिया है टाइम एंड टेंस। ठीक है, ये जो चैप्टर दिया है हमको दिया है टाइम एंड टेंस इस नाम। तो ये टाइम एंड टेंस क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं हम। आप सभी को पता है कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। जिसको टर्म समझ नहीं आ रही है, सब्जेक्ट ये हो गया और प्रेडिकेट, इसके बाद जो भी चीजें होती है वो प्रेडिकेट कहलाती है। ठीक है, और दूसरी बात, प्रेडिकेट में सबसे छोटी यूनिट वर्ब होती है। मतलब अगर आपके पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब अवेलेबल है तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, बाकी चीजें आपके पास हो या ना हो। तो सब्जेक्ट, अच्छा अब टेंस क्या होता है ये समझो। वर्ब हमको, वर्ब होता क्या है, वर्ब किसी एक्शन को या वर्क को या किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है ना। जो भी वर्ड्स किसी एक्शन या वर्क या स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है, और ये जो वर्ड है इसकी फॉर्म्स भी होती है, जैसे कि प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वैसे ही प्लेड सेकंड फॉर्म, वैसे ही प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसमें आईएनजी लगा दो प्लेइंग, इसमें ईएस लगा दो प्ले, सॉरी एस या ईएस लगा दो इसमें, तो ये हो जाती है प्लेज। तो इस तरह से वर्ब्स की जो है अलग अलग फॉर्म्स होती है। एक मिनट रुकना बेटा, थोड़ी गर्मी हो रही है। चलिए, तो अब ये हम डिसाइड कैसे करते हैं और ये होता कैसे ये समझो। क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो किसी काम को किस समय किस तरह से कर रहा है, या वो वर्ब किस तरह परफॉर्म हो रही है सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है आपका टेंस। इसको पढ़ते हैं हम टाइम एंड टेंस में। जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, कल मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, कल मैं आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, आई वॉज टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, आई विल बी टीचिंग यू। तो ये कैसे डिसाइड होता है, ये सारी चीजें हम टेंस में पढ़ते हैं। तब एक चीज समझिए, टेंस जो होते हैं वो होते हैं तीन टाइप के। कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट, सेकंड होता है पास्ट, और थर्ड होता है क्या आपका, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, इसमें भी जो वर्ब्स होते हैं या वर्ब का परफॉर्म होना होता है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम में रखा जाता है। जैसे कोई काम इन जनरल होता है, ठीक है, कोई जनरल वर्क अगर होता है जो सामान्य रूप से होता है, या कोई रूटीन वर्क होता है, कोई ऐसा काम है जो रूटीन में होता है, ठीक है, उसको हम रखते हैं इंडेफिनिट टेंस में।
इंडेफिनिट टेंस में, या इसी को हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं, इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। वैसे ही अगर हम जिस समय की बात कर रहे हैं, जब भी हम टाइम का रेफरेंस दे रहे हैं बात करते समय, जब भी हम सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसमें जो वर्क के परफॉर्म होने का टाइम जो होता है, मतलब वो काम तब हो रहा हो जब हम जिस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब बात कर रहे हैं तो वो होता है प्रोग्रेसिव टेंस, या ये काम इस समय कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। मतलब जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय वो काम कैसा हो, जारी हो, सतत हो, प्रोग्रेस में, है ना। वैसे ही जिस समय की हम बात करते हैं उस समय अगर वो काम खत्म हो गया हो, खत्म हो गया हो या कंप्लीट हो गया हो, फिनिश हो गया हो, तो उसके रेफरेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं परफेक्ट टेंस। किसी काम को खत्म हो जाने का बताने के लिए, कोई काम खत्म हो गया ये बताने के लिए हम लोग परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और कोई काम ऐसा हो जो बहुत लंबे समय से चल रहा हो, तो उसका एक पार्ट खत्म हो गया और एक पार्ट चल रहा है, ठीक है, ये बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अब देखो हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में देख रहे थे कि वो कोई काम प्रोग्रेस पर है या कंटिन्यूअस है, अभी चल रहा है वो काम, जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय वो काम चल रहा होगा। और कंप्लीशन ऑफ वर्क दिखाने के लिए हम लोग परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे थे। यहाँ पर जो है परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। इसका मतलब क्या है, देखो ये कब यूज होता है, कैसे यूज होता है। जब भी हम किसी ऐसे काम को रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी किसी ऐसे काम के बारे में बात करते हैं जो लंबे समय से चल रहा हो, ठीक, तो उसमें एक पार्ट वो होता है जो खत्म हो गया है और एक पार्ट वो होता है जो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपकी क्लास सुबह 7 बजे से, और 7 बजे से आपकी 1 बजे तक क्लास है। अब मैं यहाँ कहीं इंटरप्ट करके आपको 11 बजे पूछता हूँ कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो आपने कहा सर हम पढ़ रहे हैं, तो उस समय वो चीज हो गई कंटिन्यूअस, सर हम पढ़ रहे हैं। तो 11 बजे मैंने आपसे पूछा क्या कर रहे हो, आपने बोले पढ़ रहे हैं। मैंने बोला आप कब से पढ़ रहे हैं, तो आप कहते हैं सर हम सुबह 7 बजे से पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको इंटरप्ट कब किया, 11 बजे। तो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जो काम हुआ वो कंप्लीट हो गया ना, ये काम कंप्लीट हो गया, इतना हिस्सा कंप्लीट हो गया। तो इसके लिए काम का कंप्लीशन के लिए क्या यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस। और अभी भी काम चल रहा है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। तो अच्छा एक चीज ये समझना, लैंग्वेज बहुत ही इजी होने वाली है इसमें, है ना। बहुत बहुत ही टफ वर्ड्स का यूज नहीं होगा, एग्जांपल्स बहुत टफ नहीं होंगे, क्योंकि 12th लेवल पे आपका एग्जाम होगा। तो उसकी ग्रामर कैसी होती है, उसकी लैंग्वेज कैसी होती है, ये आप सभी को पता है, आप बस 12th करके अभी अभी आए हैं, तो उसी लेवल का उसी लेवल की अप्रोच हम रखेंगे यहाँ पर। तो ये होते हैं देखो टेंस। अब टेंस हमको समझ में आ गया, ब्रॉड एरिया क्या हो गया, जो काम अभी चल रहा है या जो काम अभी हो रहा है वर्तमान में वो प्रेजेंट हो गया, जो काम इस समय के पहले हो चुका है, जो भी चीजें पास्ट में चली गई, है ना, जो भी काम पहले हो गए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पास्ट, और जो भी चीजें आने वाले समय में होंगी, जो समय अभी तक आया नहीं हो उस समय में होंगी, वो कहलाता है फ्यूचर। अब इनमें भी जो काम आम तौर पर होंगे, जनरल वर्क होंगे या रूटीन वर्क होंगे, ये आ जाएंगे बेटा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। जो भी काम आपके जो भी काम आपके तब हो रहे होंगे जिस समय की आप बात कर रहे हो, तो उसके रेफरेंस में क्या यूज किया जाता है, कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि उस समय काम खत्म होता नहीं, चल रहा होता है। जब काम खत्म हो जाए, आपको ये रेफरेंस देना हो, ये बताना हो कि वो काम खत्म हो चुका है, तो यूज होता है परफेक्ट टेंस। और जब आपको बोलना है कि कोई काम किसी समय से चल रहा है, कुछ समय से चल रहा है, तब वहां आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो अब एक चीज देखते हैं, ये 4 टेंस हो गए हर टेंस के अंदर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टाइप के टेंस आपके हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमको पूछ करेगा क्या, पूछना क्या है, देखो ये मैंने बना दिया है, स्लाइड्स आपके लिए बनवा दी है, ये आपको सारी चीजें पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल में आप ऐड हो जाना, आपको लिंक उसका टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आप ऐड हो जाएंगे तो आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, देखो ये सारे नोट्स मैंने आपके लिए बना दिए। हाँ फिर भी एक चीज है, अगर आपके पास थोड़ा समय बचता है और आप चाहें कि सर हम खुद से अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाएं, तो आप जरूर बनाना। उसमें होगा ये कि आपका रिविजन हो जाएगा बहुत अच्छा, और आपको चीजें याद हो जाएगी, है ना। तो ये देखो टेंस है बेसिकली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और सभी का क्या है,
दिया हुआ है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी के 4 हिस्से। तो ये यही प्रेजेंट के 4 हिस्से होंगे, पास्ट के और फ्यूचर के। तो टोटल ऐसे हो गए 12। अब पॉइंट ये है कि देखो आप 12 तक क्या पढ़ते आए हैं, 12 तक आप पढ़ते आए हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक, कि टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कि अगर मुझे मान के चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाऊंगा, उसमें सेंटेंस कैसे बनाऊंगा। तो आपको पता है कि एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब की एक बेस फॉर्म होती है, या उसमें एक एस या ईएस लगा दो तो उसकी फिफ्थ फॉर्म बन जाती है, ठीक, और एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है और आपका इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमको इस बार नहीं पढ़ना है। आगे क्या क्वेश्चन पूछेगा मैं बताता हूँ आपको, कि अगर कोई ऐसा काम है जो रोज होता है, ठीक है, या ये ना बोलते हैं, मैं बोलूं कि अगर मैं सेंटेंस में एवरीडे, डेली, ठीक है, एवरीडे, डेली, रेगुलरली, सेल्डम, एटसेट्रा, ये वर्ड्स किसी सेंटेंस में यूज कर रहा हूं, तो सेंटेंस का टेंस सही होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ आपको ये पता होना जरूरी कि भाई आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो कैसे होंगे। तो या तो क्वेश्चन डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, एक सेंटेंस दे देगा एक्स वाई जेड, यहाँ दे देगा ब्लैंक। अब यहाँ बोलेगा सेंटेंस को पढ़कर ये 4 ऑप्शन आपको 1 2 3 4 दिए जा रहे हैं, बताओ। वेगली मैं बता रहा हूँ, वे बहुत वेगली बता रहा हूँ, इतना डीप में मैं अभी समझा नहीं पाऊंगा, समय आपको भी पता है हमारे पास कम है, जो काम की बात है वही करेंगे अभी। तो यहाँ आपको ब्लैंक्स फिल करना होगा, या आपको एक तरह से क्वेश्चन ये दे दिया जाएगा कि एक सेंटेंस पूरा पूरा देगा, उसके किसी एक पार्ट में गलती होगी, उसको कर देगा वो बोल्ड। देखो मैं लिख कर दिखा देता हूँ। राहुल हैज गॉन टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। ये एक सेंटेंस लिखा है, उसने बोला ये सेंटेंस के एक हाईलाइटेड पार्ट में गलती है, ये पार्ट उसने हाईलाइट कर दिया और बोला इस पार्ट में कुछ गलती है, इस गलती को रिप्लेस करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ गलती है तो आप इसको सुधारो। तो यहाँ पर गोज, ठीक, गो, हैड गॉन, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको नो इम्प्रूवमेंट, ठीक। अब आपको बोला है कि भाई अगर आपको लगता है कि संभावना है इसको सही करने की, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए, सही करो इन ऑप्शन को चुन के कि कौन सी वाली वर्ब सही है। और या तो आपको चौथा ऑप्शन दिया है इसमें कि नो इम्प्रूवमेंट, ये सेंटेंस अपने आप में सही है, इसको इम्प्रूव हमको और नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यहाँ पर राहुल हैज गॉन टू स्कूल एवरी डे, नो एरर। ये 4 ऑप्शन बना के आपको फिर से दे देगा और बोलेगा सेंटेंस में कि बताओ इस सेंटेंस में कहाँ गलती है, तो राहुल गलत है, या हैज गॉन गलत है, या टू स्कूल एवरीडे गलत है, या इसमें कोई गलती नहीं है। तो आपको फिर यहाँ से चूज करना पड़ेगा। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो सेंटेंस में एरर वाले, एक ये पूछ सकता है कि सेंटेंस का इंप्रूवमेंट कैसे करना है, और एक जो बेसिक फॉर्म रहता है हमेशा क्वेश्चन का, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। तो ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको ये इतना टाइम पास इसलिए करा रहा हूँ, दरअसल टाइम पास नहीं है ये आपको पता होना चाहिए कि अब हमसे पूछेगा क्या और कैसी चीजें पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एवरीडे जब भी सेंटेंस में आया, तो सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या पास्ट इंडेफिनिट में। क्यों होता है? क्योंकि आप रोज स्कूल जाते थे जब आप स्कूल में थे, अगर मैं स्कूल में हूं तो मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो टेंस दो ही बनते हैं। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भाई जब भी आप कोई जनरल वर्क करते हो या रूटीन वर्क करते हो, तो रोज का स्कूल जाना मेरे रूटीन में है। जब आप 12वीं में थे तब आपका रोज स्कूल जाना रूटीन में था। तो रूटीन वर्क जो भी होता है वो इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। समझ में आया आपको? तो इसीलिए ये जो टेंस है ये इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। अब इंडेफिनिट टेंस की यहाँ पर हमारे पास वर्ब सिर्फ एक ये है, एक ये है, बाकी तो नहीं है, ठीक है। और राहुल के साथ गोज लगता है, गो नहीं लगता, तो पहला ऑप्शन आएगा। तो आपको इस तरह से सारी चीजें पता होनी चाहिए, सारी चीजें पता होने पर ही आप जो है इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ये टेंस आपको तब समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्लाइड्स मैंने बनवा दिया हूँ, सारे पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है अभी। वो यूट्यूब आप जैसे वीडियो देखकर हो जाएगा, टेलीग्राम वीडियो में सॉरी टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाना, वीडियो देखने के बाद मिल जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक।
उसके बाद अच्छा ये चीज है, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि हमको देखो स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। वो पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन भाई आपको जब तक बेसिक से नहीं पता होंगे तो आप उसमें काम कैसे चलाओ। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, तो चलो इसमें अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अच्छा जिसको लगे कि सर ये तो बहुत ही बेस लेवल से पढ़ा रहे हो आप, तो भाई मैं बता दूं 12वीं वालों के लिए जो पीएचडी के एग्जाम देना चाह रहे हैं और जो जिनको आगे बड़े एग्जाम की तैयारी करना है उनके लिए बेसिक से। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सर ये तो क्या बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहे हो, जैसे 6th क्लास में पढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, जब आप ये सारी चीजें बनाओगे, एक चीज और है डब्ल्यू एच क्वेश्चन या डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव। ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ सारे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो बेस फॉर्म होता है सेंटेंस, जो बेस सेंटेंस होता है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें एक सब्जेक्ट लगता है हमको, एक वर्ब लगती है और एक ऑब्जेक्ट लगता है। और ये जो हमको वर्ब लगती है, तो वर्ब की या तो हमको फर्स्ट फॉर्म लगती है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, यहां मैं करवा दे रहा हूँ, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं किसको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो हम उसको बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो जब भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो वो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब की बेस फॉर्म या उसमें एस या ईएस जोड़ा हुआ और एक ऑब्जेक्ट। ठीक, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, एक होती है डू और एक होती है डज। तो किसके साथ क्या लगता है आपको ये भी पता होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपको दिया गया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कौन से वाले सब्जेक्ट के साथ कौन से वाली वर्ब आती है ये पता होना जरूरी है। यहाँ कहीं ना कहीं वही बनवा दिया है मैंने, उसको भी देख ही लेते हैं लग गया, फिर आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही ना, बहुत ही बेसिक सा एकदम, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना ताकि बहुत आसानी से समझ में आ जाए, वो सारे अरेंजमेंट आपके लिए कर दिए गए, आप देखते जाओ बस। अच्छा, सब्जेक्ट आपके क्या हो सकते हैं प्रोनाउंस में? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, ये हो सकते हैं, या किसी का नाम, नाम बेसिकली नाउन। ठीक है, कोई ना कोई नाउन हो सकता है। तो अगर आई, वी, यू, दे ये सारे सब्जेक्ट होते हैं तो सबके साथ लगता है टू। और ही, शी, इट, नेम, अच्छा सॉरी, हाँ ही, शी, इट, नेम, ये सभी अगर हो तो इसके साथ लगता है डज। और नाउन अगर प्लूरल हो, प्लूरल अगर नाउन हो तो इनके साथ भी डू लगता है, जैसे कि ब्रदर, देखो ब्रदर के साथ लगेगा डज और ब्रदर्स के साथ लगेगा डू। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत बेसिक है, अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको समझ में आएगा। ये उन बच्चों के लिए है जो बेचारे बेसिक्स नहीं जानते इंग्लिश के और वो डायरेक्ट यहाँ आए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको बेचारों को समझ ही नहीं आ रहा है, उनकी तैयारी नहीं हो पा रही। अगर भाई किसी को स्लो लगता है वीडियो तो आपके पास ऑप्शन है, उसमें भी आप 1.25 या 1.5 की स्पीड में देख सकते हो। वैसे मेरी आवाज काफी तेज है या काफी जल्दी बोलता हूँ मैं, तो जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, एक चीज और है, जब आप डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो और आपको नेगेटिव बनाना है, तो ये याद रखना है जब भी आपको किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा दो और उसके बाद नॉट लगा दो। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। और याद रखना जब भी आप किसका यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज का यूज कर लोगे, तब आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। ठीक, और उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वैसे जब इंटरोगेटिव बनाया जाता है किसी भी सेंटेंस पर, किसी भी टाइप के सेंटेंस में इंटरोगेटिव अगर आपको बनाना है, तो आप उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर कर दो, उसका सब्जेक्ट अंदर कर दो और उसके बाद जो जो चीजें लिखी हुई है उसको जैसे के वैसे रहने दो, और आखिरी में आएगा क्वेश्चन मार्क। अब है डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव। तो आपको ये समझ में आना चाहिए जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है कि डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव होता क्या है। देखो बहुत सारे डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव वर्ड्स, सॉरी डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं, है ना, जैसे कि व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हिच, ये सारे वर्ड्स होते हैं। इनसे बनने वाले सेंटेंसेस डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव कहलाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक में तो हम ये पूछते हैं हाँ या, एक में एक का जवाब हाँ ना में मिलता है, जैसे कि मैं बोला डिड यू ईट एनीथिंग, क्या आपने कुछ खाया? आपने बोला यस, हमने कुछ खाया, नो, हमने कुछ नहीं खाया। तो हमको यहाँ जवाब हाँ या ना में मिल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है वो हाँ ना से कुछ ज्यादा जानना होता है, तब वहां आते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव ये बनता है हेल्पिंग वर्ब, इसमें यस नो जवाब मिलता है हमको,
और जो हमारा कौन सा WH वाला वर्ड होता है, WH वर्ड और इंटरोगेटिव होता है, उसमें हमको डिस्क्रिप्टिव जवाब मिलता है। जैसे आपने खाना खाया, क्या आपने खाना खाया, हाँ ठीक है। डिड यू ईट फूड, यस। व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया। तो व्हाट के बदले में आप फिर बताएंगे कि आपने क्या खाया। जैसे आई ईट अ बर्गर, आई ईट अ पिज्जा, तो जो भी आप बताना चाहेंगे उस समय, ठीक है। तो ये WH वर्ड WH इंटरोगेटिव बनाते कैसे, वो जो WH वर्ड रहेगा, व्हाट व्हेन हाउ एटसेट्रा, वो यहाँ आ जाएंगे WH वर्ड्स, ठीक है। WH वर्ड यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, फिर बाकी का पूरा ये इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर, डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की बेस फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपका जो है इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। देखो आपको मैं एक चीज और बता दूं, आपको ना सिर्फ किसी भी टेंस का बेस फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है, और उसकी भी वर्ब पता होनी चाहिए। आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है वर्ब, वो लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ने की जरूरत पड़ती है, जिसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। चलो इसको ये ना लिखते हुए मैं V1 प्लस एस या ईएस लिख देता हूँ और आसानी से समझाने के लिए, ठीक है। अब इसमें रखा क्या है, बस इसमें आपको सब्जेक्ट जोड़ना है और क्या जोड़ना है आपको, ऑब्जेक्ट जोड़ना है। तो ये आपका जो टेंस बना वो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आपको पता है एस या ईएस लगा है मतलब डज लगेगा, और V1 है बेस फॉर्म है मतलब डू लगेगा। तो आप नेगेटिव बनाने के लिए क्या करें, इसके बाद नॉट जोड़ दें, ठीक। यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट, इधर आ जाएगी वर्ब और इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। आपको अगर क्या करना है, इंटरोगेटिव बनाना है, तो यही डू या डज बाहर निकाल दो और इसके बाद क्या कर दो, सब्जेक्ट को इसके बाद रख दो। तो ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर और इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। और अगर WH वर्ड लगाना है तो आप यहीं पर इसी इंटरोगेटिव सेंटेंस के पहले WH लगा दो, आपको WH इंटरोगेटिव आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिक आपको हर चीज में अप्लाई कर सकते हो आप। जहां भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है उसके बाद नॉट लगा दो, नेगेटिव बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दो, बन जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये सभी बेसिक से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये आगे देखो, ही वर्क्स इन पटना, तो ये टेंस बोलता है, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करो। इसकी वर्ब है फर्स्ट फॉर्म और उसमें लगा है एस, मतलब ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, अच्छा एक चीज, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, फिर बचा ही क्या, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वे लिव इन इंदौर, ठीक, वे लिव इन इंदौर, तो ये क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, मिल गया आपको टेंस। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो ये इसको ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनाएंगे, एस लगा है मतलब डज निकलेगा, नेगेटिव के लिए नॉट लगेगा, और इधर क्या आ जाएगा, इन, क्या लगा है, वर्क, बेस फॉर्म लग जाएगी, वर्क इन पटना। वैसे ही आपको अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो इंटरोगेटिव क्या बन जाएगा आपको इसका, डज को बाहर निकाल दो, डज ही लिव इन पटना, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दिए, सब्जेक्ट अंदर डाल दिए, ठीक है, ये लग गया क्वेश्चन मार्क। और अगर WH ऐड करना है आपको तो पूछ लो वाई, क्यों रहता है, वाई डज ही लिव इन पटना, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये चीजें समझ में आ गई होगी, इसका आप खुद बना लेना। मैंने आपको स्ट्रक्चर की बेस फॉर्म्स बता देता हूँ सारे स्ट्रक्चर्स की। जैसे आप बनाएंगे क्या, आपको कहीं पर दिखती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, तो आप प्रिपेयर्ड रहे इस बात के लिए, मैं आपको चार्ट बनाकर बता देता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ये सारे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, V1 V2 V1 V5, ये सारी चीजें, ये वर्ब्स की फॉर्म्स आपको दिखेगी सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट टेंस में। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म है, ऐसे ईएस जुड़ा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो आपका बन जाएगा इंडेफिनिट टेंस। आप सिर्फ इसमें सब्जेक्ट जोड़ दो और क्या जोड़ दो, ऑब्जेक्ट, ये बन गया स्ट्रक्चर पूरा। इसमें सब्जेक्ट जोड़ दो और इसमें जोड़ दो ऑब्जेक्ट, ये बन गया स्ट्रक्चर। इसमें जोड़ दो सब्जेक्ट और इसमें जोड़ दो, अच्छा इसमें एक चीज और है, फ्यूचर के लिए हम लोग शेल या विल का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो शेल या विल के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख गई, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब भी मैं आपको इसकी बता देता हूँ, डू या डज। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो डू या डज के बाद नॉट लगा दो, अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है इसको सब्जेक्ट के पहले रख दो। वैसे ही इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, ठीक है। अगर आपको नेगेटिव बनाना है डिड के बाद नॉट लगा दो, इंटरोगेटिव बनाना है डिड को बाहर निकाल दो। वैसे ही शैल विल, ये तो हेल्पिंग वर्ब है ही, इसको
इसके बाद नॉट लगा दो, ये बन गया नेगेटिव, इसको बाहर निकाल दो, ये बन गया इंटरोगेटिव। एक चीज और है, ये याद रखना, जब भी आप किसी सेंटेंस में डू या डज या डिड देखेंगे, उसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, बेस फॉर्म ही आएगी। अगर कभी भी आपको किसी सेंटेंस में डू डज या डिड दिखता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही वहां पर आएगी। इससे क्वेश्चन बना सकता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या सेंटेंस एरर में, ठीक है। कॉमन एरर के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे बन सकते हैं, ठीक। वैसे ही मैं आपको बताऊं कि भाई आपका जो कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी जाती है, ताकि आपको ये बताया जा सके कि कोई काम उस समय पर चल रहा है जिस समय आप बात कर रहे हैं, जिस समय सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है उस समय वो काम खत्म नहीं हुआ, चल रहा है अभी, ठीक है। अच्छा, इसमें करना क्या है, अब आप हेल्पिंग वर्ब लगा दो अलग अलग। पहली बात तो इसमें सब्जेक्ट जोड़ दो, ऑब्जेक्ट जोड़ दो, लगभग सेंटेंस आपका बन गया है। बस इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी उस पर डिपेंड करेगा कि ये टेंस कौन सा है। आप इसमें एम या इज या आर जोड़ दो, तो ये हो गया क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप इसी में वॉज या वर जोड़ दो, ठीक है। अभी क्या था, ये सब्जेक्ट V1 आई, सब्जेक्ट एम इज आर, V1 आईएनजी ऑब्जेक्ट, अभी क्या हो गया, वॉज वर, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। और इसी में अगर आप शैल बी या विल बी लगा दो, तो ये टेंस फिर चेंज हो जाएगा, ये बदल जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एक एग्जांपल देखते हैं हम। शीरी is cooking बिरयानी, ठीक है। शीरी इज कुकिंग बिरयानी। अब आप सेंटेंस देखो, ये हो गया इसका सब्जेक्ट, ठीक, ये हो गया इसका सब्जेक्ट, ये हो गया इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया V1, और ये हो गया उसके साथ आईएनजी, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिक सेंटेंस तो आपको समझ में आ गया। अब इसी में मैं शीरी के साथ वॉज लगा दो इसकी जगह, तो शीरी वॉज कुकिंग बिरयानी, तो टेंस किस पर चेंज हो गया है भाई, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने से पूरा का पूरा टेंस चेंज हो गया। और यहीं पर मैं लगा दूं क्या आपके साथ, शीरी के साथ विल बी, तो शीरी बिरयानी बना रही होगी, शीरी विल बी कुकिंग बिरयानी। तो इस तरह से ना जो है पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है लगभग सेम है, बस वर्ब के चेंज हो जाने से, हेल्पिंग वर्ब के चेंज हो जाने से टेंस में बदलाव आ जाता है। अगर इज है तो प्रेजेंट, अगर वॉज है तो पास्ट, और विल बी है तो फ्यूचर, और आईएनजी है मतलब कंटिन्यूअस, ओके। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, इज वॉज या विल बी, विल के बाद, ठीक है। और अगर आपको इसको क्या बनाना है, इंटरोगेटिव, तो ये हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दो, इस जैसे ये इसको सब शीरी के पहले रख दो, वॉज को शीरी के पहले और विल को शीरी के पहले रख दो। ये याद रखना, जहां पर भी दो टाइप की हेल्पिंग वर्ब होगी, देखो यहाँ दो है, एक हेल्पिंग वर्ब विल है और एक हेल्पिंग वर्ब बी है, तो ये बी को नहीं छेड़ा जाता, नॉट लगेगा वो विल के बाद लगेगा और बाहर भी विल ही जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं इसी का बता देता हूँ, बाकी सब तो आपको समझ में आ जाएगा। तो शीरी विल बी कुकिंग बिरयानी, अगर मुझे नॉट लगाना है तो विल या शेल के बाद नॉट लगाऊंगा मैं, शीरी विल नॉट बी कुकिंग बिरयानी। और अगर मुझे इंटरोगेटिव बनाना है तो यहां से मैं बी को तो जैसे का वैसे रख दूंगा, यहां से विल को मैं उठाकर इधर ला दूंगा, विल, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक चीज मैं आपको और करवा देता हूं इसी तरह से, ये हो गया आपका कौन सा टेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में लगी है, ठीक। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है, तो इसमें बचा क्या, एक सब्जेक्ट चाहिए रहता है और एक ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि भैया बेस सेंटेंस जो सब्जेक्ट का होता है वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता है, किसी भी सेंटेंस का बेस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमको मिल गया, अब डिपेंड करता है इसका टेंस डिसाइड करना किस पर डिपेंड करता है, वो करता है हेल्पिंग वर्ब पर। अगर मैं इसमें हैज या हैव लगा दूं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अगर इसी में हैज या हैव की जगह हैड होता तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और अगर इसी में मैं शेल या विल लगा दूं, ठीक है, शेल या विल, और उसके साथ मैं जुड़ दूं क्या, हैव, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा।
नॉट लगा दो इसके बाद, ये हो गया नेगेटिव, इसको सब्जेक्ट के पहले रख दो, ये हो गया इंटरोगेटिव। तो इस तरह से ये बहुत आसानी से आप टेंसेस सम के स्ट्रक्चर समझ सकते हो। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, V1, V2, V1। अगर V1 है किसी भी सेंटेंस में या उसमें एस या ईएस जुड़ा हुआ है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बस जोड़ना है आपको। किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ दो, भाई क्या हो गया, ये पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अगर किसी सेंटेंस में शेल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो टेंस क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अगेन, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट जोड़ दो और ऑब्जेक्ट। अब डिपेंड करता है किस पे, उसकी हेल्पिंग वर्ब में। एम, इज, आर अगर लगा है तो वो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर यहीं पर वाज या वर लगा है तो ये हो गया फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी। और अगर इसी में शेल या विल के साथ बी लग गया तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक। अब वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म दी है, उसके पहले अगर हैज या हैव, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। अगर इसी की जगह आप हैड लगा दो तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। और इसी की जगह अगर आप शेल या विल के साथ हैव लगा दो तो ये हो गया आपका क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब रही बात, सर फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों नहीं पढ़ा रहे, या हम पढ़ेंगे या नहीं। देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं, तो मैं सजेस्ट करूंगा उसको छोड़ दो। उसको पढ़ेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा समय लेके पढ़ेंगे, है ना। उसके बारे में हम थोड़े से बाद में देखेंगे। चलो देखो, ये सारी चीजें मैं आपके लिए पहले ही कर चुका हूँ, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ ये सारी चीजें। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखो कैसे करना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है टेंस। टेंस क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। किसी सब्जेक्ट के सापेक्ष जो काम हो रहा होता है उसको हम टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं, या टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनसे हमको पता होता है वर्ब के परफॉर्म होने का टाइम। ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 4 टाइप के, उसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर, ये 4 हो गए। ठीक। उसके बाद ये हो गया उसके एग्जाम्पल। ये सारी चीजें मैं हटा दूंगा, आपको सारी चीजें क्लियरली मिल जाएगी। ये डू किसके साथ यूज होता है, डस किसके साथ यूज होता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, एमेजार, एमेजार, एमेजार। देखो ये मिल गया सारे स्ट्रक्चर्स। आप नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना इससे बहुत इजीली सीख जाओगे। ये आ गया आपका परफेक्ट टेंस। ठीक है। देखो ये सारे टेंसेस जो हैं आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो आई होप आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई। चलो लगे हाथ ना, एक बार परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी देख ही लेते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, उसके बाद मैं आपको वो चीज पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में वाकई में जहां से क्वेश्चन आएंगे। दरअसल क्या है, देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जरूर, और आपको क्वेश्चन पूछेगा जो मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा वहां से, लेकिन उतना सॉल्व करने के लिए भी आपको बेसिक्स तो पता होने ही चाहिए। इसलिए सारे स्ट्रक्चर जिसको पता है उससे क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, एक तो काम वो समय से चल रहा होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा सी। अब हिंदी में तो नहीं दिखने को मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा वो, लेकिन उसका मीनिंग हमको निकालते आएगा। कैसे आएगा, जैसे कि हम सुबह 8 बजे से पढ़ रहे हैं, दरअसल हम हिंदी में ही पढ़ते हुए आए हैं शुरू से, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको। अदरवाइज इसको पहचाना कैसे जाता है, किसी भी वर्ब को देख के टेंस को कैसे पहचाना जाता है वो थोड़ी देर पहले बताया, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या, वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म है तो क्या। अच्छा एक चीज इसमें मैं आपको ये भी समझाना भूल गया, अभी मैं बता देता हूँ। जैसे कि प्ले, प्लेड और प्लेड। अब कुछ वर्ब्स क्या होती है, उसकी बेस फॉर्म तो ठीक है, लेकिन उसकी जो दो फॉर्म्स होती है अलग, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो सेम सेम दिखती है। तो अगर किसी जगह पर प्लेड लिखा है तो आपको कैसे पता कि वो सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, बहुत ही आसान है, मैं बताता हूँ। आप देखना कि ये जो भी वर्ब प्लेड लिखा रहेगा, मान के चलो मैंने यहाँ प्लेड लिख दिया, ओनली प्लेड, तो आपसे मैंने पूछा बताओ ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो आप बोलोगे सर या तो ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है या दोनों ही। तो मैं बोलूंगा किसी सेंटेंस में इसको कैसे पहचानोगे, इसकी बहुत ही आसान सी पहचान है। प्लेड अगर लिखा है, इसके सामने अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। याद रखना, अगर इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। और अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसके पहले लिखी हुई है तो ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। क्योंकि रीजन क्या है इसका, एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा कौन से टेंस में यूज होती है, परफेक्ट टेंस में, जहां हैज, हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव ये हेल्पिंग वर्ब होती है। और या तो एम इज, आर, वाज, वर,
है ना, एम इज आर, वॉज वर, हैज, हैव, हैड, ये सब चीजें कहाँ यूज होती है फिर, आपका वॉइस में यूज होती है, तो वो वाली हेल्पिंग वर्ब वॉइस में लग जाती है ना। तो ऐसा नहीं कि एम इज आर के बाद हमेशा कंटिन्यूस टेंस की वर्ब लगेगी, एम इज आर के बाद प्लीड भी लग सकता है, लेकिन वो फिर क्या हो जाएगा, वॉइस। तो इस रीजन से जब भी इसके सामने हेल्पिंग वर्ब दिखे आप समझ जाना कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब रही बात परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जब भी आएगा वहां पर जो भी एक्शन हो रहा होगा, जो भी काम हो रहा होगा, वो सब्जेक्ट जब उसको परफॉर्म करेगा तो वो काम जो है ना बहुत लंबे समय से चलेगा, भले ही छोटे समय से चले, लेकिन वो समय का स्ट्रेच जो है ना वो आपको फील होगा उसमें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, he has been living in Indore since 2011, या इसी की मैं जगह लिख दो, she had been, she had been selling momos for 5 years, ठीक है, शी हैड बीन सेलिंग मोमोज फॉर 5 years। तो आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ बोल रहा है ही हैज बीन लिविंग इन इंदौर, कहाँ रह रहा है वो, इंदौर में रह रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे ही बोल सकता था, ही इज लिविंग इन इंदौर, वो इंदौर में रह रहा है, या मैं बोल सकता था ही लिव्स इन इंदौर, वो इंदौर में रहता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 2011 से, मुझे टाइम भी ऐड करना है, यहाँ बोल रहा है 5 years। तो जब भी कोई ऐसा काम होगा जिसमें टाइम ऐड हो जाएगा कि इतने समय से ये काम चला आ रहा है, आप समझ जाना कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट अगर होगा तो स्ट्रक्चर यही होगा, पास्ट परफेक्ट होगा तो ये होगा। देखो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट इसमें होगा हैज या हैव प्लस बीन, फिर आएगा आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, प्लस आएगा सेंस या फॉर, और प्लस आ जाएगा आपका टाइम या अदर वर्ड्स, ठीक है। तो अब देखो हैज और हैव है, हैज या हैव है अगर, तो आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर यही मैं हैड लगा दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह अगर शैल हैव विल हैव लगा दोगे तो ये फ्यूचर में हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अच्छा एक चीज और है कि सर सेंस का यूज कहाँ करेंगे, ये सब तो ठीक है सर, सेंस का और फॉर का यूज भी सिखा दो थोड़ा सा, कहाँ करेंगे, तो वो भी यहाँ कहीं ना कहीं उसके लिए मैंने कुछ बनाया होगा, है ना। अगर नहीं होगा तो हम ऐसे अलग से पढ़ लेंगे उसको। मिल जा भाई, क्यों परेशान कर रहा है। नहीं 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 नहीं, गलत बात, ऊपर ही होना चाहिए। हाँ तो नहीं है, बस 1 मिनट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, नहीं है शायद, नहीं है। फिर भी एक बार चेक करने की कोशिश करता हूँ, हाँ ये है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। क्या होता है, सिंस या फॉर का यूज कब करते हैं और कैसे करते हैं। सिंस या फॉर, देखना जब भी आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करेंगे तब सिंस का यूज होगा, और जब भी आप पीरियड ऑफ टाइम को यूज करेंगे तब फॉर यूज होगा। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या डिफरेंस है, हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जिस भी सेंटेंस में आप किसी समय टाइम टेलिंग वर्ड को देख के ये समझ जाएं कि आप इस पॉइंट से समय गिनना शुरू करेंगे, वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा। जैसे कि आई हैव नॉट बीन टीचिंग, चलो आई हैव बीन टीचिंग कर देते हैं, इसको नॉट नहीं करते, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2017, 2017 से मैं पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2017। तो ये 2017 से मैं समय गिन सकता हूँ कि सर 2017 से पढ़ाना शुरू किया था, तो कब तक पढ़ा लिए, 18, 19, 20, 21 अभी तक पढ़ा रहे हैं। और यही मैं बोल दूं अगर फॉर 8 years,
तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये 8 साल तो है, ये ठीक है, 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कहाँ से गिनना शुरू करना है? ऐसा हो सकता है बीच में मैंने छोड़ दिया था, 2 साल 3 साल नहीं पढ़ाया, तो फिर तो आपको 11 साल पहले जाना पड़ेगा। हो सकता है 5 साल नहीं पढ़ाया, फिर आपको और पीछे जाना पड़ेगा, है ना? तो जब आप ये क्लियर नहीं होते कि भाई कहाँ से गिनना शुरू करना है, तब आता है क्या? फॉर। और जब आपको ये क्लियर होता है कहाँ से गिनना शुरू करना है, वो आता है सिंस। जहां से गिनना शुरू किया, पॉइंट ऑफ टाइम, जब आपको टोटल पीरियड बताना होता है, ठीक है, टोटल पीरियड ऑफ टाइम, तब लगाते हैं आप फॉर। ठीक है, जैसे कि फॉर 2 days, फॉर 3 days, इस तरह से। देखो यहाँ लिखा है सर्टेन टाइम 50 o'clock, हाँ यहाँ लिखा हुआ है। नेम ऑफ डेज मंथ्स, जैसे मंडे से आऊंगा सर, संडे से आऊंगा सर, जुलाई से सर, जून से सर, 2012 से। सर्टेन टाइम, जैसे 5 o'clock, 5 बजे से, 8 बजे से, 6 बजे से क्लास शुरू हो चुकी है, अभी 8 बज रहा है, 2 घंटे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पार्ट्स ऑफ द डे, डॉन, मॉर्निंग, देखिए डॉन है, डाउन नहीं है, डॉन कर लेना, डॉन, मॉर्निंग, नाइट, नाउन, एटसेट्रा। सेंचुरी हो गए 5वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी से, है ना? वैसे ही फॉर में आ जाएगा किसी भी चीज का नंबर, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, जैसे 5 महीने से, 5 दिनों से, फॉर 5 centuries, फॉर 8 days। तो ये यहाँ पर सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। 1 मिनट रुकना, मैं थोड़ा पानी पी लूं, है ना? Wait. चलो देखो, ये तो हो गई हमारी सारी बेसिक बात कि भाई टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सी वर्ब को देखकर हम कैसे टेंस को पहचानेंगे। अब आपको टेंस पहचानते आ जाएगा। ठीक है, एक बार एक्सरसाइज भी कर लेते हैं इसकी। He talks a lot about his ग्रैंडमदर। आपको टेंस पहचानते जाना है, जो जो मैं लिखते जा रहा हूँ आप इससे टेंस पहचानेंगे, फिर मैं बताऊंगा ये कौन सा टेंस है। आपको ये मार्क करना है कि आप सही थे या गलत। आपको सिर्फ वर्ब देख के टेंस पहचानना है, ठीक है? पहला सेंटेंस है ही टॉक्स a lot sorry he talks a lot about his grandmother. सेकंड है he has never given any food to me. थर्ड है स्नेहा will be collecting some letters फॉर मी। आपको सिर्फ इस एक्सरसाइज में टेंस पहचानना आना चाहिए, बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या करना है ना? वैभव had finished, वैभव has, sorry, वैभव had finished the task before. He called me। ठीक है, अगला देखो, अनिकेत wants to take admission in B.Ed program। ठीक है, B.Ed प्रोग्राम लिखा हुआ है, जगह नहीं है इसलिए छोड़ दे रहा हूं। 5 सेंटेंसेस है, पांचों के टेंस पहचान लो तो मैं मान जाऊंगा कि चलो आप टेंस के स्ट्रक्चर समझ लेंगे। करना क्या है, सिर्फ आपको सिर्फ उसका स्ट्रक्चर देखना है, आपको सिर्फ उसकी वर्ब देखनी है। ठीक है, पॉज कर लो, देख लो, मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपको पॉज करना है, पहचानना है, ऐसे करके लिख देना कि पहले का फला टेंस प्रेजेंट टेंस, दूसरे का फला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरे का पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, जो भी है इस टाइप का लिख लो पॉज करके। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
देखो यहां से देखोगे अगर, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब। उसके बाद अ लॉट ऑफ अबाउट हिज ग्रैंडमदर, इधर कोई वर्ब नहीं है, ये वर्ब देखा मैंने तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें एस या ईएस जुड़ा हुआ है। और पहले ही बताया जहां भी एस या ईएस आ जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही हैज नेवर गिवन, ठीक है, ही हैज नेवर गिवन, तो ये हैज और गिवन ये मुझे मिल गई वर्ब। एनी फूड टू मी, तो इधर कोई वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब और इधर ऑब्जेक्ट जो भी है, ठीक है। तो अब इसको समझो, यहाँ पर नेवर एक वर्ड आ गया बीच में, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मुझे मिली हैज और गिवन मेरा हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा गिवन, इसमें तो ये ठीक है, गिव गेव गिवन ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। और इसके पहले हैज आया, मैंने आपको बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो टेंस हो जाता है परफेक्ट, और अगर उसमें हैज या हैव आ जाए तो हो जाता है क्या, प्रेजेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर मैं इसमें हैड कर देता तो ये क्या हो जाता, पास्ट परफेक्ट। इसको देखो, स्नेहा विल बी कलेक्टिंग। अब एक चीज है, आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब कंटिन्यूस टेंस है, और उसमें मैंने बताया था शैल बी या विल बी अगर आता है तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा फ्यूचर, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अगेन यहाँ देखो वैभव हैड फिनिश्ड, तो एक तो यहाँ हैड फिनिश्ड लिखा है, सेंटेंस और आगे बढ़ो, द सॉरी द टास्क, वैभव क्या कंप्लीट कर चुका था, क्या फिनिश कर चुका था, उसका टास्क। वैभव हैड फिनिश्ड द टास्क बिफोर, कंजक्शन लगा है वहां पर, ही कॉल्ड मी। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और बीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म अगेन दिख रही है हमको। तो यहाँ हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है सेंटेंस का वो है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और आगे वाला जो पार्ट है उसका वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो कॉल कॉल्ड कॉल्ड, तीन फॉर्म होती है कॉल की, कॉल कॉल्ड कॉल्ड, ठीक है। फिर होती है चौथी फॉर्म कौन सी, कॉलिंग वर्ब आईएनजी वाली, और पांचवी कौन सी हो जाती है, कॉल्स। तो कॉल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में भी होता है और थर्ड फॉर्म में। तो बताओ कौन सा टेंस है, कैसे पहचानोगे। मैंने क्या बोला, वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, कैसे चेक करोगे, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, ये नोटिस करो। ये देखो यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और ये टेंस हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वैसे यहाँ देखो अनिकेत वांट्स टू टेक एडमिशन इन बीएड प्रोग्राम। अब यहाँ वर्ब देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये तो सब्जेक्ट है, वांट्स आपकी वर्ब हुई, वांट्स टू टेक, ठीक है। एक चीज होती है 2+B1, इसको बोलते हैं बेटा इन्फिनेटिव, इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे, इस पर हमको ध्यान नहीं देना है। यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है वांट्स, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरह से टेंस के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं या उनको पहचाना जाता है। ये अगर आप पहचानना सीख गए, आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगी। कोई भी आप सेंटेंस देखोगे उसमें आपको टेंस वाइज नरेशन ये स्ट्रक्चर दिखेंगे ही, तो आपको वो स्ट्रक्चर पहचानते आना चाहिए, और उसका सबसे अच्छा तरीका है उसकी वर्ब्स को पहचानना। तो यहाँ तक हमने टेंस के बेसिक्स पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसमें कि भाई टाइम कैसे पहचाने उसका। देखिए एक वर्ड लिखा है उसमें टाइम, तो हमको कैसे पता कि कौन से वैसे वर्ड्स होंगे हमारे जो हमारी हेल्प करेंगे टेंस का टाइम दिखने में, या टाइम को छोड़ो, कौन से ऐसे वर्ड्स होंगे जो हमारी हेल्प करेंगे टेंस को आइडेंटिफाई करने और टेंस से रिलेटेड एरर सुधारने में। जैसे अगर एवरीडे वाला एग्जांपल मैंने बताया आपको, एवरीडे लिखा है तो इंडेफिनिट टेंस ही होगा। वैसे ही अगर आपका यस्टरडे लगा है तो यस्टरडे गया पास्ट में, तो यस्टरडे जहां भी लग गया वहां आपका हमेशा कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा, है ना। तो जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पर, एक नेवर, अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था। अगर हम कभी भी नेवर वर्ड का यूज करते हैं, देखो कहीं लिखा था मैंने मेरे ख्याल से, हाँ ये है, अगर कभी भी नेवर वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो उसकी पोजीशन क्या होगी, कहाँ यूज होगा। वैसे एक होता है जस्ट, वैसे एक होता है येट, तो ये कुछ एडवर्ब्स होते हैं बेसिकली, ये ना एडवर्ब्स। अब एडवर्ब क्या होता है ये आपका होमवर्क है, ये आप पता करके रखोगे कल तक, बाकी मैं आपको कल बताऊंगा। तो एडवर्ब्स का यूज करके, ये सारे एडवर्ब्स का यूज करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई टेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था और क्या है, तो वो सही है या गलत है, हमको फिर पता लगाने में आसानी होगी और हमारे एरर्स भी बन जाएंगे और ब्लैंक्स भी फिल कर पाएंगे हम। तो चलो ये था मेरा आज का वीडियो भाई, यहाँ तक सभी जो देख चुके हैं सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिन लोगों ने नहीं किया है सेशन को लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर कर देना। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे इसके आगे के पार्ट के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।